शिव शक्ति कैरियर एकेडमी की ओर से संचालित यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था चर क्या होते हैं और चर के कितने प्रकार होते हैं। इसी क्रम में हम लोग पहुंच गए थे पिछली क्लास में कि मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर, चर के दो प्रकार हैं। वैसे बहुत सारे आधार हैं चरों के वर्गीकरण के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं वो दो आधार हैं। ये इस आधार पे चर दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर। मात्रात्मक चर क्या है, गुणात्मक चर क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में ही कर दी है। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले क्लास में हमने जो आपके लेक्चर में आपको बताया कि चर कितने प्रकार के होते हैं, चर क्या है, उसको अवश्य देखें, तभी आपको भाग समझ में आएगा, वरना फिर बहुत ही दुष्कर हो जाएगा, आप इसको समझ नहीं पाएंगे भली बात। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा दोहराते हैं। चर क्या है? वेरिएबल। चर का मतलब होता है जो वैरी करता रहे, जो बदलता रहे। और हमने बहुत सारे गुण बताए थे कि बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। जैसे भार, प्रत्येक व्यक्ति का भार अलग अलग होता है, उसकी हाइट अलग अलग होती है, उसका रंग रूप अलग अलग होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। या किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण या विशेषता को ही क्या कहते हैं? उसको हम लोग चर कहते हैं। बहुत सारे वर्गीकरण के आधार हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो मुख्य एक आधार ले रहे हैं उसके आधार पे चर दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर। मात्रात्मक चर वो चर होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो क्या बता रहा है? उसकी मात्रा को बता रहा है, हाइट की मात्रा को बता रहा है। गुणात्मक चर क्या है? ये किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण के प्रकार को बताता है। जैसे बुद्धि के आधार पर, बुद्धि क्या है? एक मानवीय गुण है। बुद्धि के आधार पर भी लोग भिन्न भिन्न होते हैं। तो बुद्धि का प्रकार की व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का है? औसत बुद्धि का है, सामान्य औसत या सामान्य बुद्धि का है, कि तीव्र बुद्धि का है, या मंद बुद्धि का है। यह हमने बताया था निवास स्थान के आधार पर। व्यक्ति को हम बहुत सारे भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि वह ग्रामीण स्तरीय है कि वो शहर स्तरीय है, शहरी स्तरीय का है। अब बात आते, हमने बताया था कि मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक होता है सतत चर और दूसरा होता है असतत चर। सतत चर इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, और इसको कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। सतत चर क्या होता है? देखिए, ये ऐसे चर होते हैं जो दिए हुए किन्हीं दो मानों के मध्य बीच के प्रत्येक मान को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो पहले इसको हम लिखते हैं ऐसा चर जो दिए गए किन्हीं क्रमागत मानों के मध्य सभी मान को धारण करने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? सतत चर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दो मान है, क्रमागत मान 10 और
10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। अगर पूर्णांक देखें तो 10 स्वयं में एक पूर्णांक है, 11 क्या है? पूर्णांक है। 2 क्या है? क्रमागत है। इसके मध्य भी 10 के बाद 11 तो आता है, लेकिन 10 के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती है। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7। इसी तरह जब 10.99 के बाद क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। तो बीच के ये जितने भी मान होते हैं इनके धारण करने की क्षमता किसमें होती है? सतत चर में होती है। इसीलिए इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि 10 और 11 के मध्य जितने भी मान हैं 10.1, 10.2, 10.01, 10.02 सभी मान ये रख सकते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या है। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे किसी व्यक्ति का भार, जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो जरूरी नहीं कि अगला 6 फुट का हो सकता है 5 फुट का कोई व्यक्ति है, या हो सकता है 5 फुट 4 इंच का हो, 5 फुट 5 इंच का हो, 5 फुट 6 इंच का हो, 5 फुट 7 इंच का हो। ये हाइट के संदर्भ में है, कद के संदर्भ में। अगर हम भार के संदर्भ में कहें, कोई व्यक्ति क्या हमेशा पूर्णांक में इसका वजन रहेगा? 70 किलो, 71 किलो, 72 किलो ऐसे नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और ये भी हो सकता है 70.2 kg, 70.3 kg। क्या है? ये बीच के प्रत्येक मान को धारण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का भार, किसी व्यक्ति का कद, ये सारे कैसे चर हैं? ये सारे सतत चर में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे चर क्या कहलाते हैं जो दो क्रमागत मानों के मध्य सभी मान को धारण करने की क्षमता रखते हैं? तो ऐसे चर क्या कहलाएंगे? सतत चर कहलाएंगे। या पूछा जा सकता है किसी व्यक्ति का भार किस प्रकार के चर का उदाहरण है? तो कैसा है? सतत। पूर्णांक में भी हो सकता है, पूर्णांक में नहीं भी हो सकता है। 70 किलो भी हो सकता है, 65 किलो भी हो सकता है, 65.5 भी होता है, 70.5 भी हो सकता है उसका वेट। इसी तरह कद 5.5 फुट, 5 फुट 10 इंच बीच के प्रत्येक मान को धारण करते हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? सतत चर के उदाहरण। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लें, फिर हम चर्चा करेंगे असतत चर की। ये देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे चर होते हैं जो किन्हीं द्रव क्रमागत मानों के मध्य बीच के प्रत्येक मान को धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसे चर जो क्रमागत दिए गए मानों के मध्य प्रत्येक मान को धारण करने की क्षमता
नहीं रखते वो क्या कहलाते हैं? असतत चर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या विद्यालय में छात्रों की संख्या पुस्तक में पृष्ठों की संख्या। अब ऐसा नहीं परिवार में सदस्य 7.5 हो जाएंगे, 7 हो सकते, 5 हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि 8.5 हो जाएंगे, 8:45 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, जब पहले हम लोग बचपन में यात्रा करते थे, आज भी यात्रा करते कोई छोटे बच्चे को लिए हुए, तो उसका एक, अगर बच्चे की उम्र कम होती तो उसका आधा किराया लगता है। तो कहने तो पता चल जाए 4 लोग यात्रा कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो 4.5 आधा किराया लिया गया, लेकिन व्यक्ति क्या है, स्वयं में एक यूनिट होता है, कोई छात्र भी, कोई बालक भी। इसलिए परिवार के सदस्यों की संख्या हमेशा क्या होगी? पूर्णांक में ही रहेगी। सबसे बड़ी विशेषता है असतत चर की कि ये हमेशा किस में होंगे? पूर्णांक में इनका मान होगा। जबकि सतत चर क्या है? वो लगातार चलता रहता है, तो दो मानों के मध्य वो कोई भी मान धारण करने की क्षमता रखता है। आप देखते हैं विद्यालय में छात्रों की संख्या भी क्या होगी? पूर्णांक में ही होगी। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या भी क्या होगी? पूर्णांक में होगी। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? असतत चर के उदाहरण हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला सब टॉपिक पढ़ेंगे, मापन के स्तर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मापन के स्तर या हम कह सकते हैं मापनी के प्रकार। जो हम लोग इसको स्केल प्रयोग करते हैं मापन के लिए, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो एक वैज्ञानिक हैं S.S. स्टीवेंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने मापन के स्तर का वर्णन किया है? S.S. स्टीवेंस ने क्या किया है? मापन के स्तर का वर्णन किया है। और इन्होंने इस मापन के स्तर का वर्णन किस पुस्तक में किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो S.S. स्टीवेंस ने अपनी पुस्तक कौन सी? ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल मेजरमेंट, ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में मापन के कितने स्तर बताएं? 4 स्तरों का
वर्णन किया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। किसने मापन के 4 स्तरों का वर्गीकरण किया है? एस स्टीवेंस ने। किस पुस्तक में? ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। या ये भी पूछ सकते हैं कि इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एस स्टीवेंस की पुस्तक का नाम कौन सा है। तो पता चले 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उसमें से एक पुस्तक ये भी होगी, ये सही सटीक उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब कौन कौन से वो 4 स्तर हैं? पहला है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर। एक एक की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिर है अंतराल स्तर, फिर है अनुपात स्तर। इसको हम मापनी भी कह सकते हैं। क्रमित स्तर या मापनी, अंतराल स्तर या मापनी, अनुपात स्तर या मापनी। क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है कि आपसे कोई उदाहरण दे देगा और कहेगा कि इसमें किस प्रकार की मापनी प्रयुक्त होगी, या निम्नलिखित में से किस मापनी की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा, चयनित करना होगा कि कौन सी विशेषता किस मापनी से संदर्भित है। चलिए हम लोग पहले समझते हैं नामित स्तर या मापनी। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। पहला है नामित स्तर या मापनी। इसको कहा जाता है नॉमिनल स्केल। यहाँ पर नामित में एक टर्म आया हुआ है नाम, इसको आप पकड़ते रहिए। ये एक ऐसी मापनी है, तो देखिए ये ऐसी मापनी है जिसके आधार पर हम समूह के सदस्यों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर विभिन्न उप समूहों में पृथक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर छात्र है तो अगर हम उसको विषयवार वर्गीकृत करना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइंस ग्रुप और आर्ट ग्रुप। इसी प्रकार लिंग के आधार पर हम लोग मानव को 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, मेल और फीमेल के आधार पर। और इसमें करते क्या है, अगर हमने जितने भी उप समूह बनाए हुए हैं सबको अलग अलग नाम या संकेत दे देते हैं। जैसे कहते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये ऐसी मापनी है जिसमें किसी गुण या विशेषता के आधार पर विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित
समूह या उपसमूह में विभक्त करके प्रत्येक समूह या उपसमूह को नाम या किसी संकेत से व्यक्त कर दिया जाता है। हमने क्या कहा, किसी गुण या विशेषता के आधार पर विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित समूह उपसमूह में विभक्त करके प्रत्येक समूह या उपसमूह को नाम या किसी संकेत से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण जैसे खाद्य सामग्री है। एक व्यक्ति जाता है, बहुत सारे खाने की वस्तुएं लाता है, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, इसके साथ आम, अंगूर, केला, सेब, संतरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, खाद्य सामग्री हैं। और इसको किसी गुण या विशेषता के आधार पर हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से विभाजित कर सकते हैं। जैसे खाद्य सामग्री को हमने डिवाइड कर दिया। इस उदाहरण में हमने देखा जाए क्या किया, एक को हमने सब्जी ग्रुप और दूसरे को फल ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसको हमने V से व्यक्त कर दिया, इसको हमने F से व्यक्त कर दिया। अब देखिए, हमने किसी गुण या विशेषता के आधार पर किया गया है, खाद्य सामग्री को दो भागों में डिवाइड कर दिया, सब्जी के और फल के वर्गीकरण। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित समूह या उपसमूह में विभक्त करके प्रत्येक समूह या उपसमूह को नाम या किसी संकेत से व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह निवास स्थान के आधार पर देखें तो क्या हो सकता है, ग्रामीण और शहरी। हमने क्या है, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। अध्ययन वर्ग के आधार पर इसको भी हमने दो भागों में, एक कला संकाय और दूसरा विज्ञान संकाय के आधार पर हमने क्या किया है, विभाजित कर दिया। देखिए, जो चीज़ें एक ग्रुप में हैं उसमें क्या होगा, आपसी संबंध होगा, वो आपस में एक जैसे होंगे, और जो दूसरा ग्रुप है वो एक जैसा होगा, जबकि ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, आपस में भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ एक विशेषता ये भी होती है कि प्रत्येक समूह आपस में समान होते हैं, जबकि दूसरे समूह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आप इन तीनों उदाहरण में इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। खाद्य सामग्री, सब्जी एक कैटेगरी है, उसमें क्या होती, समानता होगी, सब्जी वाले गुण होंगे। फल क्या है, दूसरा ग्रुप, उसमें फल वाली विशेषताएं होंगी। निवास स्थान पे ग्रामीण लोग और शहरी लोग, ग्रामीण स्तर का जीवन एक जैसा होगा, शहरी वालों का कुछ दूसरे जैसा होगा। अध्ययन वर्ग, कला संकाय के सब्जेक्ट कुछ होंगे, विज्ञान वाले क्या होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे। तो ये क्या है,
नामित स्तर का है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब दिए गए विकल्पों में सबसे निम्न स्तरीय मापन स्तर या मापनी कौन सी है? तो कौन सी है? नामित स्तर या मापनी। ये क्या है? सबसे निम्न स्तरीय मापनी है। पूछा जाएगा सबसे निम्न स्तरीय मापनी कौन? तो कौन है? नामित स्तर या मापनी। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लें। फिर हम चर्चा करते हैं क्रमित स्तर मापनी की। इसे कहा जाता है ऑर्डिनल स्केल, इंग्लिश में क्रमित। यहाँ पे एक टर्म पकड़िए, क्रम। जहाँ भी क्रम का वर्णन किया जाएगा वो कैसी मापनी होगी? क्रमित स्तर मापनी होगी। जैसे कह दिया जाए प्राप्तांकों के आधार पर हमने क्या निकाल दिया? फर्स्ट रैंक, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रम का महत्व है। जब पूछा जाए किस मापनी में क्रम को विशेष महत्व दिया जाता है, उसका उत्तर क्या होगा? क्रमित स्तर मापनी। ये क्या है? नॉमिनल से बेहतर है। क्योंकि नॉमिनल में हम संख्या बता सकते थे, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं बता सकते थे, क्रम नहीं बता सकते थे। विशेषता के आधार पे कौन सा किस क्रम में होगा ये हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते थे। तो हम कह सकते हैं ये ऐसी स्तर या मापनी है जिसमें किसी गुण या विशेषता के आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें क्या है? ऐसी मापनी है जिसमें किसी गुण या विशेषता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि विभिन्न खिलाड़ियों के रैंक निकालते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस रैंक पे चल रहा है, तो वहाँ कौन से हम मापन स्तर का प्रयोग करते हैं? क्रमित स्तर। पता चले फर्स्ट कोई है खिलाड़ी, वो 826 अंक पाया है, और जो सेकंड रैंक पे कोई प्लेयर है उसने 802 अंक पाया, और जो तीसरे रैंक पे जो खिलाड़ी है उसने 800 अंक पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो विशेषता है लेकिन एक कमी भी निकल के आती है। अगर पूछा जाए क्रमित स्तर ये मापने की कमी क्या है, तो सबसे बड़ी कमी ये है कि दो प्राप्तांकों या मानों के मध्य समान अंतर नहीं होता।
आप देख लीजिए, जो खिलाड़ी पहले रैंक पर है वो 826 पाया है, दूसरा वाला क्या पाया है 802। इसमें कितना अंतर है, 24 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है, अब आप देखिए 2 का अंतर है। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि दो प्राप्तांकों या मानों के मध्य समान अंतर नहीं होता। फिर भी क्या है, ये पहले की तुलना में बेहतर मापनी है, किसके नामित की तुलना में, क्योंकि इसमें हम किसी गुण या विशेषता के आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं को क्या करते हैं, एक ऑर्डर में कर सकते हैं। और ये भी है कि जो अगर हमने इसको घटते क्रम में व्यवस्थित किया है तो जो पहले रैंक पर होगा उसकी गुण या विशेषता क्या स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितने नीचे लोग आते जाएंगे उनमें क्या है, गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो इस प्रकार की जानकारी हमसे कौन ले सकता है, क्रमित स्तर या मापनी ले सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग पुनः। अगला है अंतराल स्तर या मापनी। इंटरवल स्केल। देखिए क्या है, ये पिछले जो दो हैं मापनी, पहली और दूसरी मापनी से क्या है, बेहतर है। ये ऐसी मापनी है जिसमें दो क्रमागत इकाइयों के मध्य समान अंतर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मापनी में दो क्रमागत इकाइयों के मध्य समान अंतर नहीं होता। जब नहीं अंतर होता तो दूसरा वाला कौन सा, क्रमित। कौन सी मापनी जिसमें दो क्रमागत इकाइयों के मध्य समान अंतर होता है, अभी हमने देखा था। जो खिलाड़ी पहले रैंक पे आया था, दूसरा एक रैंक में आया था, तीसरा रैंक में आया था, पहले दूसरे के जो अंतर था वो दूसरे तीसरे में जस्टिफाई नहीं कर रहा था, दोनों में क्या था, अंतर अलग अलग था। तो ये डिफिनीशन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि किस मापनी में दो क्रमागत इकाइयों के मध्य समान अंतर होता है। अब इसकी कमी की बात करें, इस पे भी क्वेश्चन आता है, किस मापन स्तर या मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव रहता है। इसकी कमी यह है, वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव रहता है। ये एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट क्या है, वास्तविक बिंदु या वास्तविक शून्य बिंदु ऐसा बिंदु है जिस पर कोई मापे जाने वाला गुण या विशेषता क्या हो जाए, वास्तविक रूप में शून्य हो जाए। एक देखिए, जो पहले मापने की जो विशेषता थी वो दूर हो गई, लेकिन एक कमी अभी भी बनी रही कि वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव नहीं रहता। अब इसके उदाहरण की हम बात कर लें। जैसे हम कह देते हैं कि थर्मामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाए थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी से संबंध रखता है, अंतराल स्तर मापनी। क्यों, हमने कहा दो क्रमागत इकाइयों के मध्य क्या है, समान अंतर होता है। तो अगर थर्मामीटर में हम कहें 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और
98 फ़ारेनहाइट के बीच जो अंतर होगा वो 101 फ़ारेनहाइट माइनस 100 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो अंतर 99 और 98 के बीच है, यहाँ पर कितना अंतर है? 1 फ़ारेनहाइट का अंतर। और यहाँ भी कितने का अंतर है? 1 फ़ारेनहाइट का अंतर। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अंतर क्या होगा? समान होगा। जबकि पिछले उदाहरण हम देख रहे थे, पहला रैंक वाला खिलाड़ी दूसरे रैंक में जो अंतर था वो दूसरे और तीसरे में नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है। अब दूसरी बात आती है, ये भी चेक कर लें, वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव रहता है। मान लीजिए अगर थर्मामीटर से हमने फीवर चेक किया या टेम्परेचर हमने चेक किया, तो मान लीजिए रीडिंग आई 96, पाठ्यांक 96 आया मान लीजिए, तो कहा क्या जाता है 96 फ़ारेनहाइट पे कि बुखार क्या है? नहीं है। यानी कि ये बुखार क्या है प्रकार के टेम्परेचर को बताता, टेम्परेचर नहीं है। अगर बुखार नहीं है यानी कि क्या होना बताना चाहिए था? 0 बताना चाहिए। क्या वास्तव में 0 बता रहा है? नहीं बता रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि 98.6 पे मान क्या होता है? औसत माना जाता है, उसको 99 मान लिया जाता है सामान्य रूप में। अगर 100 फ़ारेनहाइट आएगा तो माना जाएगा कि आपको 1 डिग्री का टेम्परेचर है। क्या वास्तव में देखा जाए टेम्परेचर का हमारे वहाँ अभाव रहता बॉडी में? बिल्कुल भी नहीं। अगर 96 फ़ारेनहाइट पे है तो कहते हैं बुखार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पाठ्यांक 0 चला गया है। ये लगता क्यों है? क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु का क्या है? अभाव रहता है। इसमें वास्तविक शून्य बिंदु ना होकर के काल्पनिक शून्य बिंदु रहता है, काल्पनिक शून्य बिंदु रहता है। हमने कल्पना कर लिया कि 99 के पहले जितनी भी रीडिंग आएगी हम क्या कह देंगे? बुखार क्या है? आपके बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि बुखार के परिदृश्य में क्या है? वह 0, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का कुछ ना कुछ अपना टेम्परेचर वैसे भी रहता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? थर्मामीटर। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे कहा जाए वर्ष, माह, सप्ताह, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड। ये भी क्या है? अंतराल स्तर या मापनी के उदाहरण हैं। अब इसमें आप देख लें कि आप इससे मिनट वाले से बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि जैसे ही 60 मिनट हुआ, 60 मिनट के बाद वह दूसरे घंटे को व्यक्त करने लगता है। 61 मिनट यानी कि 1 घंटा 1 मिनट। यहाँ पर वास्तव में कोई 0 आएगा पहले, इसके बाद फिर 1 2 3 मिनट शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी कोई वास्तविक बिंदु नहीं है। और देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, मनोविज्ञान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त करने वाली मापनी कौन है? तो वह कौन सी मापनी है? अंतराल स्तर मापनी। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं जगह देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं शैक्षिक चरों के मापन में
में प्रायः अंतराल मापने का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम मनोवैज्ञानिक में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आईक्यू टेस्ट हमने लिया और किसी छात्र के प्राप्तांक आए कितने, 0। तो यहाँ पर प्राप्तांक 0 आया तो सामान्य रूप से क्या निकल के आता है, बुद्धि क्या है, 0। लेकिन बुद्धि 0 हो ही नहीं सकती देखा जाए। क्यों? यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि बुद्धि 0 है, ये काल्पनिक 0 हो सकता है, काल्पनिक 0 बिंदु होता है। ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कम हो सकती है, 10-12 हो सकती, 15 हो सकती, 20 हो सकती, लेकिन 0 नहीं हो सकती। इसी तरह अगर अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण की हम लोग बात करें, अब देखिए ये शैक्षिक चर है उपलब्धि परीक्षण, और मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट था, किसी ने 0 अंक प्राप्त किए, किसमें, मैथमेटिक्स में। 100 में कितने, 0। तो ये कहता क्या है कि गणितीय योग्यता क्या है उसकी, 0। इसका मतलब ना उसको जोड़ आता है, ना गुणा आता है, ना घटाव आता है, ना वो संख्याओं को पहचानता है। तो ये भी कहना, ये अगर हम कह रहे हैं तो ये वास्तविक 0 नहीं हो सकता, ये और ये केवल क्या हो सकता है, काल्पनिक 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चा भले 0 नंबर पाए, लेकिन इतना तो है, अगर वो पढ़ रहा था वो अंकों को तो पहचानता है। एक क्या है, हम कहते हैं चलिए वो सब अंक को नहीं पहचानता, लेकिन 1 से 10 तक के अंक को हो सकता है पहचानता हो। लेकिन अगर 0 हम कह दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में उसको, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हमको लगता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वास्तविक 0 बिंदु का अभाव रहता है। ये आपका उदाहरण है, और इसका एक प्रकार और बचता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।